तो अब अपन जानते हैं वाक्य भेद के बारे में। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जाता है। पूर्णता या भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जो होती है भाषा की वो वाक्य ही होती है। एक वाक्य में निम्न 6 तत्व होना अनिवार्य है। कौन कौन से? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। कौन कौन से? एक बार फिर से देख लेते हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय यानी मेल। तो ये सारी चीज़ अगर किसी में है तो उसे हम वाक्य कह देंगे। वाक्य के 2 अंग होते हैं। तो वाक्य के तत्व कितने हैं? 6। वाक्य के तत्व कितने हैं? 6। और वाक्य के अंग कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। यानी कर्ता और उसका जो विस्तार है, यानी जो कर्ता को ही बता रहा है, उसको हम कहेंगे उद्देश्य। या वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसे हम उद्देश्य कहेंगे। जैसे गाय घास चरती है, तो यहाँ पर गाय उद्देश्य है और घास चरती है विधेय। इसके अलावा अगर हम देखें कि पड़ोस में रहने वाली शर्मा जी की गाय घास चरती है, तो यहाँ पर पड़ोस में रहने वाली शर्मा जी की गाय उद्देश्य है, जबकि घास चरती है विधेय है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि विधेय सिर्फ एक शब्द का हो, वो कोई बड़ा भी हो सकता है। कौन बड़ा कौन छोटा होगा ये वाक्य पर डिपेंड करता है। मेरी माँ खाना बना रही है, तो यहाँ पर मेरी माँ जो है वो क्या है? उद्देश्य है, और खाना बना रही है ये विधेय है। अब विधेय देख लेते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए या कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया और इनका विस्तार आता है। कर्म भी आता है, क्रिया भी आता है और उसका विस्तार भी आता है। जैसे कि राम ने अपने दोस्त श्याम को जोर से थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर राम ने ये उद्देश्य है। अपने दोस्त श्याम को जोर से थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ किसको मारा? श्याम को मारा। और श्याम क्या है? उसका दोस्त है। तो श्याम कर्म है और कर्म का विस्तार अपना दोस्त है। और जोर से क्या है? जोर से क्रिया का विस्तार है। तो यहाँ पर क्रिया का विस्तार और कर्म का विस्तार यानी अपने दोस्त श्याम को जोर से थप्पड़ मारा, ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर विधेय का निर्माण करेगी। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती है, नॉर्मल देखना है। रचना, संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये रटे होनी चाहिए। कि रचना, संरचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी मुझसे खाया नहीं जाता, जाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, वो भाववाच्य है। इसके अलावा कर्मवाच्य में अपन ने देख चुके हैं कि क्रिया के बाद अगर तुरंत वो आ जाए, संज्ञा आ जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर उसके अलावा जो भी बचते हैं वो कर्तवाच्य रहते हैं। अब अपन देखते हैं रचना, बनावट या संरचना के आधार पर वाक्य। तो 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जैसे कि राम हिंदी पढ़ता है, तो यहाँ पर राम सामान्य एक उद्देश्य है और हिंदी पढ़ता है यहाँ पर एक ही क्रिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक सरल वाक्य हो गया, यानी जो नॉर्मल रहे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरल वाक्य छोटा ही हो। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हरि सिंह यादव के बेटे देव यादव पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश के गुना जिले के टॉपर टेम्पल संस्थान पर क्या हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक सरल वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य, कौन? हरि सिंह यादव के बेटे देव यादव, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। कौन सा? क्योंकि इसमें क्रिया एक ही है, पढ़ा रहे हैं, इसलिए यह सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या है? खास बात क्या है कि हमें सरल वाक्य पहचानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो वाक्य मिश्र या संयुक्त नहीं है वो अपने आप में सरल वाक्य हो जाएगा, क्योंकि उनकी ट्रिक अपने पास है। तो जिन वाक्यों में केवल एक प्रधान उपवाक्य हो, और अन्य आश्रित या गौण उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो अब यहाँ पर उपवाक्य के बारे में जानना पड़ेगा कि उपवाक्य क्या होता है। तो वाक्यों का ऐसा पद
वाक्यों का ऐसा पद समूह या भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो, उपवाक्य कहलाते हैं। इन उपवाक्यों में से जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य तथा शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और आश्रित उपवाक्य भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? वह आश्रित उपवाक्य जो संज्ञा यानी कि या फिर कर्म की तरह काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इस वाक्य की शुरुआत की से होती है, जैसे कि आशीष ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है, तो वह कल मुंबई जा रहा है क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। और यहाँ पर की के पहले जो भी है वो आशीष ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है, ठीक है ना। विशेषण उपवाक्य क्या है? जो आश्रित उपवाक्य विशेषण का कार्य करते हैं। इनकी शुरुआत जो, जिसे, जिसको, जिसका, जिसके, जिन्हें, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन शब्दों से होती है। जैसे वह छात्र पास हो गया जो कल यहाँ आया था, तो जो के बाद जो भी लगा वो विशेषण उपवाक्य है और उससे पहले प्रधान उपवाक्य है। और अगर 2 उपवाक्य है इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? तो जो आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण को काम करते हो, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि इसमें कालवाचक शब्द भी प्रयोग हो सकते हैं, जैसे जब, ज्यों ही, जैसे, जब तक, जब। स्थानवाचक यानी जहाँ, जिधर, जहाँ तक। रीतिवाचक यानी जैसे, ज्यों। परिमाणवाचक जैसे जितना। तो इनमें से कोई सा भी शब्द मिले तो उसके बाद वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। खास बात क्या है कि विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य, उपरोक्त तीनों उपवाक्यों में से किसी भी अगर उपवाक्य की पहचान हो जाती है वाक्य में, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वह वाक्य मिश्रित वाक्य होगा, क्योंकि उसमें आश्रित अगर उपवाक्य है यानी उसमें प्रधान उपवाक्य भी होगा और दोनों उपवाक्य मिले हैं यानी कि वो मिश्रित वाक्य है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? यानी कि क्योंकि, जो कि, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, अर्थात, मानो, ये शब्द भी अगर आए तो वो भी मिश्रित होगा। यानी कि टोटल अगर हम देखें कि अगर किसी भी वाक्य में की दिख जाए या जो, जिसे, जिसको, जिसका दिख जाए या जब, ज्यों ही, जैसे ही, जब तक, जब जब, जहाँ, जिधर, जहाँ तक, जैसे, ज्यों, जितना दिख जाए या क्योंकि, जो कि, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, तो, चाहे, अर्थात, मानो दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि यह मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक द्वारा किया जाए, यानी उसमें मिश्रित वाक्य हो और वो जुड़ा हो, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयोजकों द्वारा जुड़े रहना ही संयुक्त वाक्य की विशेषता है। यानी सरल वाक्य का मिश्रित वाक्य से, सरल वाक्य का सरल वाक्य से और मिश्रित वाक्य का मिश्र वाक्य से मिश्रण ही क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है इसकी कि अगर और, एवं, तथा, वा, या, अथवा, अन्यथा, ना, या, इसलिए, अतः, सो, अतएव, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि अगर शब्द दिख जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली वो संयुक्त वाक्य होगा। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। सिंह में सूंघने की शक्ति नहीं होती, इसलिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि से बाहर हो जाता है तब वह लौट कर आता है। ये भी मिश्रित है, संयुक्त है। मैंने रोटी खाकर लौटा कि पेट में दर्द होने लगा। मैं रोटी खाकर लौटा कि पेट में दर्द होने लगा। तो यहाँ पर क्या है कि शब्द आया है और से ये शब्द जुड़ा है कि और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो की शब्द से पहचान हो गई कि ये मिश्रित वाक्य है और शब्द जुड़ गया, इससे पहचान हो गई कि ये क्या है? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। एक होता है विधानवाचक या विधिवाचक, यानी जो नॉर्मल हमें देखने को मिले, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे आशीष पढ़ने जाता है, खत्म। निषेधवाचक क्या है? जिन वाक्यों के कार्य में ना होने का भाव प्रकट हो उसे निषेधवाचक वाक्य कह लेते हैं। लेकिन हमेशा जहाँ पर ना या नहीं का प्रयोग हो, जरूरी नहीं है कि वो सारे निषेधवाचक के अंतर्गत ही आए। वो प्रश्नवाचक भी हो सकते हैं, वो संदेहवाचक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर निषेधवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है तो निषेधवाचक होगा। जैसे आशीष नहीं पढ़ता है, ये पक्का निषेधवाचक है। प्रश्नवाचक क्या होता है? तो जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या आशीष पढ़ने गया, तो ये प्रश्नवाचक है। संदेहवाचक वाक्य शायद
लगता है, हो सकता, संभावना, संभावना नहीं, जैसे शब्दों का अगर मिलते हैं हमको, तथा संभाव्य वर्तमान यानी हो, संदिग्ध वर्तमान यानी होगा, संदिग्ध भूत यानी होगा, और संभाव्य भविष्य यानी ए ऊ के सभी वाक्य इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? संदेह वाक्य के अंतर्गत। आशीष पढ़ता होगा? बिल्कुल पता नहीं। आशीष नहीं पढ़ता होगा तो यहाँ पर नहीं आने से ये निषेधवाचक नहीं है। होगा मतलब संदेह है, संदेह है, तो ये निषेधवाचक नहीं है, ये संदेहवाचक है। अगला देखते हैं विस्मयवाचक या विस्मयादि बोधक वाक्य। जब वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हो तो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। और इसके लिए हम एक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चिन्ह देखकर ही हम पहचान सकते हैं। अरे वाह, तुम जिंदा हो, अरे तुम मर गए। तो ये सभी वाक्य कैसे हैं? विस्मयवाचक। आज्ञावाचक देखते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति, सलाह या अनुरोध आदि का बोध हो उसे कहेंगे आज्ञावाचक। जैसे दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद मत करो। अब यहाँ पर मत आया, इसका मतलब ये नहीं निषेधवाचक है, ये आज्ञावाचक ही है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ पर अनुमति ली जा रही है। कृपया मुझे रास्ता बता दे, अनुरोध किया जा रहा है। और तुम ठीक से पढ़ा करो, बता रहा हूँ मैं तुमको, ये सलाह वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये आज्ञावाचक वाक्य है। चलो अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा या आशा या आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, काश तुम पास हो जाओ, मुझे हिंदी पढ़नी अच्छी लगती है। ठीक है, इच्छा। संकेतवाचक वाक्य, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे हम बोलते हैं संकेतवाचक। यानी कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अब अपन देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ और चीज़ें, जैसे पदबंध क्या होता है। तो जब वाक्य में एक से अधिक पद यानी शब्द मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करने लगे तो उसे हम पदबंध कहते हैं। जैसे सफ़ेद गाय घास चरती है, तो यहाँ पर सफ़ेद गाय पदबंध है। सफ़ेद गाय घास चरती है और उनका काला मोटा सांड हमला करता है, तो काला मोटा सांड ये अपने आप में पदबंध है। ये पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। एक एक करके देखते हैं। संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और भूल जाना है। संज्ञा पदबंध, तो जहां पर पदबंध संज्ञा यानी कर्म के रूप में काम करे, जैसे कि आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया, तो यहाँ पर जो गुब्बारा है ये क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पर आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा ये अपने आप में पूरा एक पदबंध है, तो ये पदबंध संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध है। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मारा, अब लंका के राजा रावण यहाँ पर पदबंध है और रावण एक संज्ञा, इसलिए संज्ञा पदबंध हो गया। सर्वनाम पदबंध यानी कि जैसे कि जहाँ पदबंध के अंत में सर्वनाम आ जाए, जैसे दूसरों को दुख देने वाले तुम बहुत बुरे हो, तो यहाँ पर दूसरों को दुख देने वाले तुम, ये जो चीज़ है ये पदबंध है, और यहाँ पर लास्ट में तुम आया यानी सर्वनाम आया, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध है। शरारत कर रहे छात्रों में से कुछ पकड़े गए, कुछ क्या है? सर्वनाम है, तो बस आ गया तो खत्म हो गया। विशेषण पदबंध, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम हटाकर जो बचेगा वही विशेषण पदबंध होता है। यानी ऊपर जो अपन ने 2 देखे उनमें से अगर संज्ञा हटा दो या सर्वनाम हटा दो तो जो भी बचते हैं शब्द उनको हम विशेषण पदबंध कहते हैं, क्योंकि वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ना। जैसे आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, तो गुब्बारा को हटाओ, गुब्बारा की विशेषता बता रहे हैं आसमान में उड़ता हुआ, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होता है? जब कम से कम 2 क्रियाएं एक साथ दिख जाए, जैसे कि पिताजी दफ्तर में जा चुके होंगे, तो जाना और चुकना होना, ठीक है। मैं पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थक गया, तो चढ़ा भी और थका भी। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए तथा क्रिया पर कब, कैसे, कहाँ, कितना प्रश्न पूछने पर पदबंध बाहर आ जाए। जैसे कि सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, कब तक बैठा रहा? सुबह से शाम तक, बस। जरा धीरे धीरे चलो, कैसे चलो? धीरे धीरे चलो। विशेषण
ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने वाक्य, उसके प्रकार, पदबंध, उपवाक्य समाप्त होते हैं।